नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। और चैप्टर 2 जो हमारा चल रहा था संविधान का निर्माण, ये आज जो वीडियो है ये आखिरी पार्ट है इसका। यहाँ पर हम बात करेंगे कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति से संबंधित, संविधान सभा की आलोचना और कुछ आवश्यक ऐसे तथ्य हैं कि जो आपसे कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और संविधान का हिंदी पाठ मतलब क्या है कि संविधान जब लिखा गया तो वो आंग्ल भाषा में यानी कि अंग्रेजी में लिखा गया, फिर उसका कन्वर्जन हिंदी में किया गया था, कन्वर्ट किया गया था हिंदी में। तो ये सारे टॉपिक हमें आज के वीडियो में देखने को मिलेंगे। और इससे पहले के जो टॉपिक हुए हैं अगर वो आप नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन सेक्शन में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना चैप्टर संविधान का निर्माण भाग 3। तो संविधान के निर्माण भाग 3 यानी कि आज के वीडियो में जो आखिरी पार्ट होगा इसका, इसमें हम देखेंगे कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति। कुछ आलोचक थे जिन्होंने संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उसकी आलोचना की, उसके बिंदुओं को देखेंगे, फिर आवश्यक तथ्य हैं, फिर संविधान का हिंदी पाठ। ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति से। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि संविधान सभा में चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार को प्रोत्साहित किया गया था। तो चुनाव के समय ही 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के प्रारूप को तैयार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया था, जिनके जो सदस्य थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, एम आसिफ अली थे, के एम मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, के टी सेठ थे, डी आर गाडगिल थे, हुमायूं कबीर थे और के संथानम थे। तो ये सारे जो पुरुष थे, व्यक्ति थे, ये विशेष समिति के सदस्य हुआ करते थे। तो संविधान सभा के जो सभापति थे उनके प्रस्ताव पर कृष्ण कृपलानी जी को समिति के सदस्य एवं संयोजक के रूप में इनको जोड़ा गया, शामिल किया गया। और ये जो समिति है इसकी 2 बैठकें हुई। पहली बैठक हुई थी 20 से 22 जुलाई 1946 में। कहां पर हुई थी? ये दिल्ली में हुई थी। दूसरी जो बैठक हुई वो 15 से 17 अगस्त 1946 में हुई। कहां पर हुई? ये मुंबई में हुई थी। संविधान सभा का जब पहला सत्र शुरू हुआ तो वहां पर संविधान के उद्देश्यों पर एक संकल्प पत्र के प्रारूप पर चर्चा की गई। और इसी सत्र में समिति ने संविधान सभा की प्रक्रियाओं, विभिन्न समितियों की नियुक्तियों से संबंधित कई प्रश्न थे जिन पर चर्चा की गई। अब जो ये संविधान का निर्माण था इससे संबंधित कुछ ब्रिटिश के संविधानविद थे, जैसे ग्रेनविले ऑस्टिन थे। इन्होंने क्या बताया है कि यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया। और ऑस्टिन जी ने यह बताया कि समिति के सदस्यों ने कैबिनेट मिशन जो आया था उसकी स्कीम पर ही ये काम करते रहे और स्वायत्त क्षेत्रों, केंद्रों एवं प्रांतीय सरकारों की शक्तियों आदि पर एक सामान्य सुझाव निर्मित किए। तो इस प्रकार ग्रेनविले ऑस्टिन ने संविधान के निर्माण से संबंधित अपने तथ्य को बताया, इन्होंने लिखा। और इन्होंने एक संकल्प पत्र भी प्रस्तुत किया जो बिल्कुल मिलता जुलता था, किससे? उद्देश्य संकल्प से ये मिलता जुलता था। आइए अब देखते हैं हम संविधान सभा की आलोचना। अब किसी भी चीज के विकास के हेतु उससे संबंधित आलोचकों को ध्यान रखना जरूरी होता है, आलोचना को सुनना जरूरी होता है। तो इसीलिए संविधान सभा का जब गठन हुआ और उससे संबंधित जब प्रारूप तैयार किया गया, संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, तो उस समय जो आलोचक हुआ करते थे उन्होंने जो आलोचना की उसके ऊपर ये पूरा पॉइंट है। तो जैसे किसी आलोचक ने कहा कि यह जो संविधान सभा है ये प्रतिनिधि निकाय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया। फिर कोई और आलोचक थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर इसमें संप्रभुता का अभाव है। तो आलोचकों का क्या कहना था कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं है क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ है और मीटिंग की शुरुआत से पहले ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। कुछ आलोचकों का कहना था कि ये सब एक समय की बर्बादी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इन्होंने क्या बताया? तो कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने इसके निर्माण में जरूरत से कहीं ज्यादा का समय लगा दिया है, कुछ आलोचकों का कहना था।
और तर्क के अनुसार उन्होंने जो तर्क दिया आलोचकों ने, उन्होंने कहा कि अमेरिका का जो संविधान है वो तो खाली 4 महीने में ही कंप्लीट हो गया, बन गया। तो इन्हीं सब बातों से क्षुब्ध होकर के निराजुद्दीन अहमद जी ने क्या किया कि संविधान सभा के पहली बात तो ये सदस्य थे और इसको अवमानित करने के लिए उन्होंने कुछ चीजों को दर्शाया और प्रारूप समिति को अपनी तरफ से एक नया नाम दिया, जिसका नाम क्या था, अपवाहन समिति। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना। अपवाहन समिति, ठीक है, किसने दिया? निराजुद्दीन अहमद ने दिया, जो कि संविधान सभा के एक सदस्य हुआ करते थे। और कुछ आलोचकों का यह कहना था कि जो संविधान सभा है यहाँ पे कांग्रेसियों का प्रभुत्व है। और ब्रिटेन के जो संविधान विशेषज्ञ थे ग्रेनविले ऑस्टिन, इन्होंने क्या बताया कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है और सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। तो इस टाइप से अगर ये पूछ लिया जाता है कोर्ट दे करके कि किसने बोला है, तो ये हमें पता होना चाहिए किसने बोला। तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने ये बात बोली थी। फिर जो आलोचकों ने बोला वो कहा कि यहाँ पर संविधान सभा में वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व है, क्योंकि अधिकतर जो संविधान सभा में अधिकतर जो लोग थे वो वकील और राजनीतिज्ञ यानी कि नेता हुआ करते थे। तो इसी बात को लेकर के आलोचकों ने ये बात कही। कुछ आलोचकों ने यह भी कहा कि संविधान सभा में हिंदुओं का प्रभुत्व है। तो कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। अब लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा है और विंस्टन चर्चिल ने यह बताया है कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का ही केवल प्रतिनिधित्व किया है। तो इस प्रकार ये था पूरा संविधान सभा की आलोचना। इसके बाद हम देखते हैं आवश्यक तथ्य। तो आवश्यक तथ्य में सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि संविधान सभा ने एक चिन्ह को स्वीकारा और चिन्ह के रूप में हाथी को स्वीकारा। फिर कानूनी सलाहकार के रूप में या फिर संवैधानिक सलाहकार के रूप में सर BN राव को नियुक्त किया गया और संविधान सभा के सचिव के रूप में HVR अयंगर को नियुक्त किया गया और LN मुखर्जी को संविधान सभा का प्रारूपकार या फिर चीफ ड्राफ्टमैन के रूप में स्वीकार किया गया, नियुक्त किया गया और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखन यानी कि कैलीग्राफर के रूप में नियुक्त किया गया। अब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो मूल संविधान था उसको इटैलिक शैली में हाथों से लिखा। तो नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने मूल संस्करण जो निकल करके आया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा, उसका सौंदर्यीकरण किया और उसकी सजावट की। अब ये नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा ये शांति निकेतन के कलाकार हुआ करते थे। अब जो मूल संविधान था वो तो इंग्लिश में लिखा गया था, फिर बाद में इसका जो है हिंदी में कन्वर्ट किया गया। तो इसके लिए बसंत कृष्ण वैद्य ने मूल संविधान का सुलेखन किया, हिंदी में किया और नंदलाल बोस ने इसको सुंदर ढंग से अलंकृत किया और इसको ज्यामिति प्रदान की। आइए अब देखते हैं हम संविधान का हिंदी पाठ। तो जैसा कि आपको पता है कि जो मूल संविधान लिखा गया वो मूल संविधान हमारा इंग्लिश में था, हिंदी भाषा से संबंधित उसमें कोई पाठ नहीं था। फिर जो संविधान संशोधन अधिनियम 1987 का था उसके 58वें संशोधन के अंतर्गत हिंदी भाषा में संविधान को प्रस्तावित किया गया और यह जो संशोधन था इसके 22वें भाग में एक नया अनुच्छेद 394 का यानी कि ए पार्ट जोड़ा गया। तो संविधान का जो हिंदी पाठ था उसके कुछ प्रावधान थे, उसको देखते हैं। तो इसका हिंदी में अनुवाद राष्ट्रपति जी द्वारा करवाया गया और अनुवाद के बाद में इसका प्रकाशन होना था। तो प्रकाशन होने से पहले कुछ नियम बताए गए। वो नियम कुछ इस प्रकार हैं कि संविधान के हिंदी अनुवाद में यदि किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा या आवश्यकता दिखेगी तो जो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी भाषाई रूप एवं शब्दावली प्रयोग की जाती है वही संविधान के संशोधन में वही शब्दों का प्रयोग किया जाएगा और संविधान के प्रत्येक अंग्रेजी संशोधन को हिंदी में अनुवादित किया जाएगा और हिंदी का जो पाठ होगा उसका वही अर्थ या निष्कर्ष निकाला जाएगा जो अंग्रेजी मूल पाठ में दिया होगा और अर्थ लगाने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर उसका परीक्षण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार संविधान के निर्माण का यह तीसरा भाग कंप्लीट हुआ और यहाँ पर यह चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
इसके बाद में जो चैप्टर आएगा संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, यानी कि सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके ऊपर हमारा वीडियो होगा। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।